नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम सिकंदर ओझा है और मैंने लगातार 3 बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर की, IBPS PO, IBPS RRB PO और IBPS RRB क्लर्क। और आप सब मेरे स्कोर कार्ड मेरे इसी चैनल पे पिछले वीडियोज में देख सकते हैं जाके कि मुझे आर्यावर्त बैंक RRB PO में और IBPS PO में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। और आज मैं आर्यावर्त बैंक में एज ए PO काम कर रहा हूँ। तो मैं आप सबके सामने एक इंटरव्यू की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें इसके ठीक पहले वाले वीडियोज़ में मैंने 140 टॉपिक्स दे रखी थी। उन्हीं 140 टॉपिक्स को 10-10 या 5-5 टॉपिक्स करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और बाकी वीडियो से ये वीडियो कैसे अलग होगा कि बाकी वीडियोज़ में लोग आके सिर्फ बताते हैं कि ये टॉपिक्स को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं लिख के आपको दिखाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। वो भी बातें आप जाकर अगर केवल बोल देंगे इंटरव्यू में या स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे इस वीडियो के थ्रू, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लाइव है या अपना चेहरे के थ्रू नहीं बात करके डायरेक्टली PPT के थ्रू बात कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं वो और देखने पे और अच्छे से समझ में आ जाती हैं कि बोलने का तरीका क्या होगा वहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहला यहाँ पे RRB PO के इंटरव्यू के लिए कर रहा हूँ, तो कोशिश है कि आज जो पहला जो पार्ट है वो इसी पे रिलेटेड रखा जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, रोल ऑफ स्पॉन्सर्ड बैंक इन RRB। जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं, आपको पता है कि RRB में 3 जो होते हैं, एक तरीके से उनका जो मालिकाना हक होता है RRB का, वो 3 लोगों के पास होता है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और एक स्पॉन्सर्ड बैंक के पास होता है। और इन तीनों का जो शेयर परसेंटेज होता है, मतलब ये 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और 35% स्पॉन्सर्ड बैंक। क्या क्या काम होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का? डे टू डे जो मॉनिटरिंग होता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक करता है। RBI रेगुलेट करता है और जो नाबार्ड है इसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ये रोल रहा है स्पॉन्सर्ड बैंक की, जो डे टू डे RRB काम करेंगे वो स्पॉन्सर्ड बैंक को रिपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी उनकी वर्किंग स्ट्रक्चर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बढ़िया है कि जो RRBs के चेयरमैन होते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किसके चेयरमैन की बात हो रही है। तो जो भी RRBs के चेयरमैन होते हैं वो स्पॉन्सर्ड बैंक के थ्रू ही अपॉइंट किए जाते हैं और DGM रैंक के होते हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, जो कि स्केल 6 होता है। स्केल 6 और स्केल 7 जो होते हैं कहीं कहीं, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर रैंक के जो चेयरमैन यहाँ पे, मतलब जो भी स्पॉन्सर्ड बैंक में डेप्यूटी जनरल मैनेजर होंगे DGM रैंक के, उनको यहाँ पे चेयरमैन बना के भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। PCA कैटेगरी आपने सुना होगा। PCA कैटेगरी क्या होता है? प्रॉम्प्ट करेक्टिवनेस एक्शन। जब भी कोई बैंक लॉस में जाता है या उसका बहुत ज़्यादा NPA बढ़ रहा होता है तो उसको PCA में डाल दिया जाता है। वो PSBs के लिए होता है। जो RRBs होती हैं वो PCA में नहीं जाती हैं, क्योंकि ये RRB इस पर्पज से बनाई ही नहीं गई थी कि वो प्रॉफिट देंगी या कुछ और देंगी। वो सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से बनाई गई थी कि जो ग्रामीण तबके के लोग हैं उनको सर्विस दिया जा सके। तो इसीलिए ये PCA में नहीं जाती हैं। PCA की जगह पे ये फोकस्ड RRB में जाती हैं। जो भी RRBs होती हैं वो फोकस्ड RRB में जाती हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो RRBs होती हैं वो PCA कैटेगरी में न जाके फोकस्ड RRB में जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाबार्ड के बारे में पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए या नाबार्ड के बारे में बताइए। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और वर्किंग पूछ लेता है कि नाबार्ड आखिर में काम क्या करता है। तो सबके सामने है, आप लोग देख लीजिए फटाफट। फूड पार्क या फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लोन देना, मार्केटिंग फेडरेशन को लोन देना, लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड ये और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये 2015-16 में आया था। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है वो 1995-1996 की चीज़ें हैं। तो ये बनाई गई थी, मतलब जो लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड है, इसमें जो सिंचाई योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, मतलब कि खेतों तक नहर बनाना, ये सब करना, तो उसके लिए नाबार्ड लोन देता है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो गांव के डेवलपमेंट के लिए जो काम किया जाता है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो चीज़ें चलाती हैं उसके लिए देता है नाबार्ड। डिफाइनेंस टू कोऑपरेटिव बैंक,
कोऑपरेटिव बैंक को रीफाइनेंस करता है और जितने भी मार्केटिंग फेडरेशन होते हैं उन सबको लोन देता है। नाबार्ड के बारे में ज़रूर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नाबार्ड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आरआरबीज में, क्योंकि नाबार्ड का फुल फॉर्म देख ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और जो आरआरबीज होती हैं उनका भी मेन फोकस यही होता है कि जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है उनको पर्पज़ ये लेके चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब आप आरआरबीज में काम करेंगे तो आप गांव में काम करेंगे और गांव में मैक्सिमम एग्रीकल्चर लोन देना होता है, तो उसके लिए आपको स्केल ऑफ फाइनेंस आना चाहिए। तो वो पूछ लेते हैं कि क्या होता है। स्केल ऑफ फाइनेंस कुछ नहीं होता है, 1 हेक्टेयर खेती करने में कितना अमाउंट लगेगा उसी को कैलकुलेट करने का एक मेथड है। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल टीम बनाई जाती है, जिसको कि लीड बैंक जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके और उस ज़िले के जितने भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स और बाकी बैंक के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें आते हैं और इसको फिक्स करते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस कितना होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, मान लीजिए कि बैंक ने एक कस्टमर को 2 लाख का लोन दिया, तो क्या करेगा, स्केल ऑफ फाइनेंस कैसे तय होगा। एक तो 2 लाख रुपए दे दिया उसने, इसके अलावा 10% पर्सनल कंज्यूमशन और 20% जो एसेट्स और मशीन उसने खरीदे होंगे उसके मेंटेनेंस के लिए देगा, मतलब टोटल 2,60,000 देगा। तो ये आपका स्केल ऑफ फाइनेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरआरबीज के इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं, देखने में आसान लग रहे हैं लेकिन पूछे जाते हैं। लीड बैंक स्कीम क्या है, ये 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बैंक को जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसे सोनभद्र में इंडियन बैंक को जिम्मेदारी दी गई है लीड बैंक स्कीम की, वो सारे बैंकों को कंट्रोल करता है और वो जो भी ऑर्डर देगा वो सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा फॉर पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करती है जिन स्कीम्स को, जैसे मुद्रा हो गए, एमएसएमई हो गए, या स्वनिधि हो गए, या NHFDSC हो गए, तो इन सारे स्कीम्स में जो वो ऑर्डर देगा या जो भी रूल बताएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, वो सारे बैंक को फॉलो करना होगा। और इसके पहले वाला मैंने क्वेश्चन बताया था कि स्केल ऑफ फाइनेंस में लीड बैंक ही डिसाइड करता है। एक तरीके से सारे बैंकों के ऊपर वो लेके चलता है और सारे बैंकों को वो एक डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरआरबीज का फंक्शन क्या है। नॉर्मल पीएसबी की तरह आरआरबीज का भी फंक्शन है, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि 2 ही तरीके के बैंक काम करते हैं, तो डिपॉजिट देते हैं या लोन देते हैं, और तीसरा इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस भी आरआरबी भी बेचता है। डिपॉजिट में एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सब तरीके के ये अकाउंट देता है। और लोन में ये हर तरीके का लोन देता है, एग्रीकल्चर लोन, एमएसएमई लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन। लोन के आप लोग टाइप जरूर पढ़ के जाइएगा और हम भी बता देंगे, लेकिन स्पेशली जो फोकस्ड होता है आरआरबीज का वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होते हैं, जैसे केसीसी, एमएसएमई, NHFDC, स्वनिधि, इन सब पे ही इसका फोकस रहता है। क्योंकि इसका जो PSL कैटेगरी है वो 75% है और जो PSBs है उनका 40% है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में लोन देना होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्रीकल्चर नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर का मतलब बताइए। तो एग्रीकल्चर मीन्स कुछ नहीं, खेती करने के साथ साथ उससे संबंधित गतिविधियाँ या एक्टिविटीज़ करना, जैसे कि मछली पालन, मधुमक्खी पालन, दूध पालन। बस एग्रीकल्चर का एकदम सिंपल सा ये डिफिनीशन है, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नोट एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। तो अप टू 20 नोट और 5,000 रुपये, जो भी कम होगा वो बैंक ले लेगा, और इससे ज़्यादा अगर आप एक्सचेंज कराने जाते हैं तो बैंक आपसे चार्जेस लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कुछ नहीं है, बल्कि हर एक पर्सन को बैंकिंग प्रोडक्ट, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एट वेरी लो कॉस्ट। ये 1969 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था कि कंट्री में निचले से निचले तबके के पास, मतलब जो एकदम अंतिम व्यक्ति है, एकदम गांव का अंतिम व्यक्ति, उसके पास भी इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट होना चाहिए। तो माना जाएगा कि वो फाइनेंशियल जो है वो लिटरेट हो चुका है। बैंकिंग प्रोडक्ट हो, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से एक भी होता है तो उसको लिटरेट, मतलब फाइनेंशियल लिटरेट मान लिया जाता है। तो आज मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन लेके आया ऐसे ही कर करके। बाकी आने वाले दिनों में जितने भी 140 टॉपिक्स हैं वो सारे ख़त्म कर दूंगा और ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। और चलिए तब तक ये सारे क्वेश्चन देखिए और अपने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू का प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद।